हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लर्क कंप्यूटर के क्वेश्चंस किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन 15 मिनट्स के अंदर आपको करने होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन को पढ़ के आंसर आपको पता हो। अगर आंसर ढूंढना पड़े तो काफी टाइम लग जाता है ये देखने में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने पर आंसर की पहचान अगर होगी तो आपका टाइम बचेगा और 15 मिनट में बिल्कुल सही 40 के 40 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तुक्का नहीं लगाना है, गेस वर्क नहीं करना है, मेहनत ऐसी कर लेनी है कंप्यूटर में ताकि सारे के सारे क्वेश्चन 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर पाएं। बार बार तो एग्जाम देना नहीं होता है, एक ही बार देना होता है। यस, तो जितनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे उतना ही कट ऑफ में आपको फायदा मिलेगा और सेफ हो जाएंगे। जब पेपर दे के निकलेंगे ना तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सारे सही हो गए, पेपर अच्छा हो गया। तो उसके लिए मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। यस, तो इन सेशंस को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बैंक एग्जाम्स को लेकर फुल कंप्यूटर कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 55 टू 60 क्लासेस यहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। इन क्लासेस की खास बात यह है कि यहां पर पूरा थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सेशंस भी अवेलेबल हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अपडेटेड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम को लेकर। तो आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कहां से पढ़ें, कहां से रिवाइज करें। बस इसी को कंप्लीट करिए। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए भी यही कोर्स सफिशिएंट है। आरबीआई है, ईसीजी सीपीयू है। जुड़ जाइए और अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिकॉल करिए चीजों को ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। कैसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। यस, साथ ही साथ कैसे इंस्टॉल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या प्ले स्टोर या iOS स्टोर पर जाकर अरोड़ा एजुकेटर सर्च करने पर भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में। क्या था ये क्वेश्चन? डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट टूल डिजाइंड बाय गूगल। गूगल द्वारा डिजाइन किया गया एक एआई चैटबॉट टूल है, उसका नाम बताइए। और आप जानते होंगे कि गूगल का जो एआई है उसका नाम है गूगल जेमिनी। पहले इसका नाम था बार्ड, BARD, जिसको बदल के, जिसको अपडेट करके गूगल ने कर दिया है जेमिनी। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। गूगल जेमिनी का पुराना नाम क्या है? बार्ड, BARD, और इसको बदल के जो नाम रखा गया है दैट इज कॉल्ड गूगल जेमिनी, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सारे के सारे क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है और अगर आपने प्रीवियस कोई भी एग्जाम दिया हो तो आप समझ पाएंगे कि इस सेशन की क्या वर्थ है। नेम द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। डॉस, लाइनेक्स, क्यूडॉस, जीमॉस या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा जीमॉस, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो जनरल मोटर कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसका नाम क्या था? जीमॉस, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछें कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो आंसर हो जाएगा MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला है MS डॉस। और अगर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पूछें सिर्फ तो आंसर होगा जीमॉस। सेकेंड क्वेश्चन, इन विंडोज 10, 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपेंस व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस्ड 5 टाइम्स? विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जब शिफ्ट की को 5 बार दबाया जाता है?
तो आपको पता होगा कि अगर हम शिफ्ट की को विंडोज 10 या 11 में 5 बार दबाएंगे तो क्या होगा, स्टिकी कीज इनेबल हो जाएंगी। स्टिकी कीज आर इनेबल। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टिकी कीज को इनेबल करने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है, तो आंसर है शिफ्ट की को। क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टिकी कीज को इनेबल करने के लिए शिफ्ट कीज को कितनी बार प्रेस किया जाता है, तो आंसर है 5 टाइम्स। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इन सभी को अच्छे से मेमोराइज रखना है। अब जरा इसके बारे में देख भी लीजिए। स्टिकी कीज जब आप 5 बार शिफ्ट प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके सामने एक पॉपअप ओपन होके आता है, जिसमें लिखा रहता है डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी कीज। स्टिकी कीज लेट यू टू यूज द शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज लोगो कीज बाय प्रेसिंग वन की एट अ टाइम। अब स्टिकी कीज का मतलब क्या है, वो लोग जो कई सारी कीज को एक साथ नहीं दबा पाते, जैसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, है ना, कई बार इन 3 फिंगर कीज को एक साथ दबाना होता है, लेकिन अगर कोई नहीं दबा पा रहा है एक साथ तो वो एक एक करके भी दबा सकता है इन कीज को। कब, जब स्टिकी कीज के ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। तो स्टिकी कीज लेट यू टू यूज द शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज की लोगो बाय प्रेसिंग वन एट अ टाइम। एक बार एक दबाकर भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू टर्न ऑन स्टिकी कीज इज टू प्रेस द शिफ्ट की 5 टाइम। शिफ्ट की को 5 बार दबा के आप स्टिकी कीज को इनेबल कर सकते हैं, है ना, दिया यहां पर। इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। विच इज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन फॉर स्प्रेडशीट इन यूबुंटू। उबुंटू की बात करें या यूबुंटू की बात करें, स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन कौन सा है। आप जानते होंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है, उसी का एक वर्जन है दैट इज कॉल्ड उबुंटू। और यहां पर किस स्प्रेडशीट का यूज होता है, जैसे विंडोज में एमएस एक्सेल का यूज होता है जो कि स्प्रेडशीट है रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में, वैसे ही उबुंटू के केस में लिब्रा ऑफिस कैल्सी का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ स्प्रेडशीट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो दैट इज कॉल्ड लिब्रा ऑफिस कैल्सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर कुकीज वर क्रिएटेड इन डैश बाय डैश। कंप्यूटर कुकीज को किसने बनाया और कब बनाया, यह आपको बताना है। कुकीज के बारे में आप ये तो जानते हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड रखता है यूजर नेम पासवर्ड का या इंटरनेट पर जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका। कुकीज सेंड कौन करता है, सर्वर। और कुकीज सेव कहां पर होती हैं, क्लाइंट या ब्राउजर में। कुकीज को बनाने वाले कौन हैं, लॉ मुंटिली। और किस ईयर में बनाया, तो आंसर है 1994 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिएटेड इन 1994। और पर्सन कौन है, लॉ मुंटिली, ये रहे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप, सब बढ़िया, है ना, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, है ना, कई बार रिपीट हुआ है। डैश कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को समेकित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हार्ड ड्राइव में जो बिखरी हुई फाइल्स हैं उनको सिस्टमैटिक अरेंज करना होगा। और ये अरेंज कौन करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। विंडोज में एक बाय डिफॉल्ट फ्री सॉफ्टवेयर होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन के नाम से। डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा, कंसोलिडेट करता है फ्रैगमेंट फाइल्स को। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल तो डिलीट हो जाती है लेकिन मेमोरी में उसकी स्पेस डिलीट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर डे बाय डे स्लो होता जाता है। तो अगर उसकी स्पीड को फास्ट करना है और मेमोरी से भी उसकी फाइल को डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर को रन करना होगा, जो क्या करेगा, यूज्ड फाइल को एक तरफ और अनयूज्ड फाइल को एक तरफ करेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। ठीक वैसे ही जब आपको टाइम मिलता है तो आप अपने शेल्फ को, अपनी अलमीरा को अरेंज करते हैं,
जो यूज की चीजें हैं उनको एक तरफ रखते हैं, जो यूज की नहीं है उनको एक तरफ रखते हैं, है ना। इस तरीके से आपको वो स्पेस बड़ी लगने लगती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। यही कंप्यूटर भी करता है। नेक्स्ट, विच ओएसआई लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर? कौन सी ओएसआई परत अंतिम उपयोगकर्ता के सबसे निकट है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या नन ऑफ दीज? यूजर के सबसे करीब कौन सी लेयर होती है? आखिरी लेयर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। क्या दिया है यहां पर? यस, फोर्थ इज द करेक्ट वन। एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, ये सब जिस लेयर पर काम करती हैं प्रोटोकॉल, वो एप्लीकेशन लेयर ही है। ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको आईएसओ के द्वारा बनाया गया था। और इसमें कितनी लेयर आती हैं? तो आप जानते हैं 7 लेयर। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल। दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवेंथ एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? तो विंडोज आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट समय समय पर कुछ बदलाव करता रहता है ना। उसको किक नहीं मिलती, कुछ बढ़िया नहीं लगता, उसको लगता है कुछ अपडेट करते रहो। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। जब देखा कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो विंडोज 8.1 में फिर से लॉन्च कर दिया स्टार्ट बटन। तो क्या पूछ रहा है, किसमें स्टार्ट बटन हटाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? द आंसर इज विंडोज 8। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। हम जानते हैं कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, इन सबको लेने के तरीके को फिशिंग अटैक बोलते हैं। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जहां पर हैकर हमारी बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूजर नेम हो या पासवर्ड हो, किसी भी वेबसाइट का, उसको हैक करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। अगर फेक वेबसाइट लिखकर आए कि क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, कोई वेबसाइट का क्लोन बनाया जा रहा है, फेक वेबसाइट बनाई जा रही है, तो भी आंसर फिशिंग होगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा लिखकर आए, धोखाधड़ी लिखकर आए, तो भी आंसर क्या होगा? फिशिंग अटैक होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अब ये क्वेश्चन 3 तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, है ना, अभी बताएंगे। पहले बताओ, कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब क्या होता है? पेज ब्रेक। एमएस वर्ड में जब हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो इसका यूज करते हैं पेज ब्रेक के लिए। अब एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। क्या कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किस लिए करते हैं? तो आंसर है पेज ब्रेक। शिफ्ट प्लस एंटर का यूज क्यों करते हैं? तो आंसर है लाइन ब्रेक। और सिर्फ एंटर का यूज क्यों करते हैं? तो आंसर है पैराग्राफ ब्रेक। या उल्टा भी पूछते हैं, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की बताइए, शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक की शॉर्टकट की बताइए, तो सिर्फ एंटर होगा। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। पीसी, प्रियंका चोपड़ा, याद रखिएगा। पेज ब्रेक का मतलब, पी का मतलब सी, कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन, अगर कोई लाइन मारे तो कहो शिफ्ट हो जाओ, अभी टाइम नहीं है, तो लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक की बात हो तो सिर्फ एंटर, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है और यहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2021 या 2024 किसी भी वर्जन की बात करें, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। अगर हम F8 की को, फंक्शन की F8, इसको 3 बार दबाते हैं तो क्या होगा? एमएस वर्ड में F8 की को 3 बार दबाने पर क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस आपका सिलेक्ट होता है। अब यहां से क्वेश्चन कई आते हैं। अगर F8 की को 2 बार दबाएंगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा।
F8 की को 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट होगा, F8 की को 4 बार दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, और अगर 5 बार दबा दिया तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, वैसे क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछते हैं, 3 टाइम्स पर क्या होगा, तो आंसर होगा सेंटेंस। लेकिन अगर 2 बार पूछें तो वर्ड, 4 बार पूछें तो पैराग्राफ, और 5 बार पूछें तो एंटायर डॉक्यूमेंट। यस। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2019, 2021 या 2024 किसी भी वर्जन की बात करें, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। फॉन्ट साइज कितना सपोर्ट होता है एक्सेल के केस में, 1 से लेकर 409, -72 से +72, 1 से 31, 0 से 255, या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 मिनिमम फॉन्ट साइज है और मैक्सिमम है 409। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मिनिमम एक्सेल शीट का 1 है और मैक्सिमम कितना है, 409 इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज। नेक्स्ट, it is the free and open source web browser project mainly developed and maintained by Google। यह एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसे मुख्य रूप से गूगल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया। आप जानते हैं कि ओपन सोर्स ब्राउजर की बात करें तो इसमें कई सारे नाम आते हैं, है ना। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बदलाव किया जा सकता है, कोड को देखा जा सकता है, लेकिन वो गूगल का तो नहीं है। तो गूगल का ओपन सोर्स और फ्री कौन सा है, क्रोमियम। गूगल का दैट इज गूगल क्रोम नहीं, गूगल क्रोम भी गूगल का है लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है। तो गूगल का ओपन सोर्स वेब ब्राउजर कौन सा है, क्रोमियम है ना। याद रखिएगा इस बात को, गूगल क्रोमियम ओपन सोर्स वेब ब्राउजर ऑफ द गूगल। नेक्स्ट, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। वेंडर निर्मित प्रोग्राम संशोधनों को क्या बोलते हैं। वेंडर का मतलब होता है एक तरीके से मैन्युफैक्चरर, है ना, कई बार उसको वेंडर भी बोल देते हैं। और इसके द्वारा जो प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस यानी बदलाव किए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्सेस। फिक्सेस का मतलब एक तरीके से होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, और उन्हीं अपडेट्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्सेस। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम को हर अपडेट में फिक्स किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, यू कैन से। तो दैट इज कॉल्ड वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड फिक्सेस। विच कंप्यूटर कॉल्ड पीसी। किस कंप्यूटर को प्रियंका चोपड़ा नहीं पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो पीसी का मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसे पीसी बोलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, that is PC। Next, the unique signal generated by a device that tells the operating system that it is in need of immediate attention is called, very very important one। एक उपकरण द्वारा उत्पन्न अद्वितीय संकेत जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि इसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपने पढ़ा और आपको एक चीज मिल गई, इमीडिएट अटेंशन। और कब मोबाइल फोन या कंप्यूटर में आपको तुरंत अटेंशन देनी होती है, जब बैटरी आपकी लो होने लगती है तो आप जग जाते हैं, है ना। एक मैसेज भी आ जाता है स्क्रीन पर कि प्लग इन करिए, चार्ज करिए, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल फोन बंद हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट इन दी कंप्यूटर। कि आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, एक इंटरप्ट आएगा आपके पास में और आपसे कहा जाएगा कि आप फटाफट चार्जिंग में कनेक्ट करिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। अब याद रखिएगा, इंटरप्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर में जो इंटरप्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, पॉलिंग या वेक्टर्ड। सॉफ्टवेयर में जो आपका इंटरप्ट होता है इसको ट्रैप या फिर एक्सेप्शन बोला जाता है। यस। नेक्स्ट, what is the output of the following MS Excel function floor 34,5। निम्नलिखित MS Excel फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, बराबर फ्लोर 34,5 गिवन है। अब दो तरीके के क्वेश्चन यहां पर MS Excel में आते हैं, एक फ्लोर फंक्शन के साथ और एक सीलिंग फंक्शन के साथ।
क्या डिफरेंस है दोनों में? फ्लोर का मतलब होता है कम और सीलिंग का मतलब होता है ज्यादा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। क्या? जरा देखिएगा स्क्रीन पर, यहां पर आपको दो नंबर्स गिवन है, एक 34 गिवन है और एक 5 गिवन है। यस, 5 की टेबल पढ़ेंगे, यानी दूसरे वाले की आपको टेबल पढ़नी होगी। लेकिन कब तक पढ़ेंगे? फ्लोर मतलब कम, यानी 34 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि 5 की टेबल में 34 तो आता ही नहीं है। तो 5 की टेबल में 34 से कम वाला नंबर क्या है? 5 6 30 और 5 7 35। तो 7 बार तो ज्यादा हो गया, 5 6 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 इज द राइट वन, है ना। एक बार देखो ध्यान से, हमने क्या किया, दूसरे वाला जो नंबर है फंक्शन में उसकी टेबल पड़ी, 5 की टेबल पड़ी। 5 6 30, ये कम है 34 से, तो यही हमारा आंसर हो गया फ्लोर के केस में। लेकिन अगर फ्लोर की जगह पर यहां जो फ्लोर लिखा है यहां सीलिंग लिखा होता तो बड़ा वाला नंबर लेते या बराबर वाला। तो बड़ा क्या है यहां पर? 5 7 35। अगर सीलिंग लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता? 35 हो जाता। समझ में आ गया? तो सीलिंग के केस में 35 और फ्लोर के केस में आंसर 30 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द सम ऑफ डेसिमल? कन्वर्जन के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। जरा ध्यान दो, क्या रहा है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है आपको? बाइनरी में। डेसिमल नंबर गिवन है 23, 24 और 7। इन तीनों को पहले प्लेस करिए। सम कह रहे हैं ना, सम ऑफ डेसिमल। तो 23, 24 और 7 को प्लेस करने पर क्या आएगा? 54। अब ये 54 आपका डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी निकालना है। निकाल लेंगे 54 का बाइनरी, बहुत आसान है। क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर इसका 2 से मल्टीपल करते चलेंगे। 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। कब तक करेंगे ये? 54 जो नंबर है उससे कम तक। अब 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 64। ज्यादा हो गया, रुक जाएंगे। तो कम तक करना है। अब ये नंबर कहां से आया? 1 2 4 8 16 32। बाइनरी का मतलब होता है 2 की पावर। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना। इस तरीके से ये आ रहा है 2 की पावर में। तो सिंपली आपको वो नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है? किसको जोड़ने पर 54 आएगा? जिसको जोड़ने पर 54 आएगा उसके नीचे 1 1 लिख दीजिए और बाकी जगह 0 0 लिख दीजिए। तो आप जानते हैं 32, 16, 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा? 54 और बाकी नंबर्स पे 0 0। तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, क्या है? 1 1 0 1 1 0। दैट इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को? तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले आपने प्लेस किया, जो नंबर आया उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 4 8 16 32। अगर और भी बड़ा नंबर है ना, तो अगेन इसका 2 का मल्टीपल 64 128, है ना। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा 256 एंड सो ऑन। और फिर जिसको, या एलसीएम भी ले सकते हैं 54 का, है ना। एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, समय कम होगा, तो ये तरीका आपका बेस्ट होगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? आप जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में आया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज थर्ड जनरेशन। आईसी भी बोलते हैं, चिप्स भी बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जरा ये याद रखो कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया और फिफ्थ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। तो टेक्नोलॉजी वाइज याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट यूज्ड फॉर डिलीटिंग द ब्राउजिंग हिस्ट्री इन ऑल द वेब ब्राउजर?
ब्राउजर की क्या हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं आप? जी हाँ, कई बार आप करते भी हैं, है ना, कि कोई देख ना ले कि हम क्या काम कर रहे थे, इसलिए आपने इंटरनेट की या ब्राउजिंग हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी। तो इसको डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सभी वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने का उपयोग करती है? द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर डिलीट दबाने पर क्या होगा? जो आपकी ब्राउजिंग की हिस्ट्री है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, है ना, वहां पर जब आप यूज करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज आता है, एक पॉपअप आता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके, जहां आपको टिक करना होता है सभी ऑप्शंस पर और फिर डिलीट कर देना होता है। कैशे, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज, कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स, है ना, इनको आप डिलीट कर देते हैं। जबकि कुकीज कहने के लिए आप डिलीट कर रहे हैं, है ना, लेकिन इंटरनेट पर कुकीज कभी डिलीट नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट? वर्कशीट में कितनी बार अनडू का प्रयोग कर सकते हैं? वर्कशीट में अनडू करने की जो लिमिट दी गई है वो 100 है, यानी 100 बार सिर्फ आप अनडू कर सकते हैं। किसमें? वर्कशीट में, यानी एक्सेल शीट की बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको कई सारे टूल्स चाहिए होंगे, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डीबगर, है ना, बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से आप एक सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा। बैकएंड के लिए, डेटाबेस के लिए आपको एसक्यूएल रिलेटेड, है ना, चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो इसे बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितने भी टूल्स, औजार आपको चाहिए होंगे, उस किट को क्या बोलेंगे, उस बंडल को क्या बोलेंगे? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि आईडीई क्या है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होने वाली जितनी भी एप्लीकेशन है उनके कलेक्शन को बोलते हैं आईडीई। याद रहेगा ना? नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस कौन सी प्रयोग की जाती है? फिजिकल लेयर की बात करें तो ये पहली लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, और इसमें आपकी दो डिवाइसेस यूज करती हैं, एक हब और एक रिपीटर। याद है ना? तो हब और रिपीटर क्या कहीं गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल लेयर में डेटा लिंक लेयर की बात होती तो स्विच और ब्रिज हो जाता, नेटवर्क लेयर की बात होती तो राउटर हो जाता। याद आ गया? तो आपको यह चीज याद रखनी है कि किस लेयर पर कौन सी डिवाइस काम कर रही है। ऊपर वाली लेयर्स पर गेटवे काम करता है ना, बताया हुआ है आप सभी को। नेक्स्ट, इन अ डेटाबेस अनदर नेम फॉर टपल इज। डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या है? डेटाबेस में रोज को टपल बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो टपल के केस में आंसर क्या होगा? रोज, यानी रो इज द करेक्ट आंसर। अब जरा एक चीज और देखो, जब हम बात करते हैं डेटाबेस या आरडीबीएमएस के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, जबकि कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलेंगे या फिर पूरी जो टेबल है उसको रिलेशन बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलम्स को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे एट्रीब्यूट्स। टेबल को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे रिलेशन। रोज को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे टपल या रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो इनके सिनोनिम्स भी आपको याद होने चाहिए। अब कॉलम्स कौन से होते हैं टेबल में? जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट पैन कार्ड नंबर, स्टूडेंट फादर्स नेम, ये सब आपके कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट होते हैं। और जब आप इन डिटेल्स को फिल करते हैं तो वो बन जाती है आपकी रो यानी रिकॉर्ड या फिर टपल, और इस पूरी टेबल को बोलते हैं रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, to save an existing file with a new name or a new location
यू शुड यूज डैश कमांड। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थान के साथ सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जो आपके कंप्यूटर में है, लेकिन उसको नए नाम से और नई लोकेशन पर आपको सेव करना है, तो सेव एज करेंगे। सेव एज करने पर क्या होगा? एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो आपसे लोकेशन पूछता है कि कहां पर फाइल को सेव करना है। आप वो लोकेशन देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, है ना, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, और किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो आपसे पूछेगा। तो सेव एज इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 5a टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल संख्या 5a को बाइनरी में बदलें। अब हेक्साडेसिमल में आपको याद क्या रखना है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, 16, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या है? 0 से 15 तक। हेक्साडेसिमल जो है वो 2 की पावर 4 का इस्तेमाल करता है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब ही 16 होगा। तो हेक्साडेसिमल के केस में 4 4 के पेयर बनते हैं। ऑक्टल के केस में बेस 8, 3 3 के पेयर, और हेक्साडेसिमल के केस में 4 4 के पेयर बनेंगे। इसका मतलब 5 और a ये गिवन है। तो पहले जो 5 है इसको 4 के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 एक डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 4 के पेयर में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 2 4 8, 4 के पेयर में। अब किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। तो 4 और 1 की जगह पर क्या रख दिया? 1 1, और बाकी जगह पर क्या आ गया? 0 0। तो 5 का जो बाइनरी नंबर निकल के आया वो क्या है? 0 1 0 1। क्लियर? ए यहां पर दिया है, अब ए लिखिए। ए का मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 10। तो 1 2 4 8 फिर से आपने लिखा, किसको जोड़ने पर 10 आएगा? तो 8 और 2 को जोड़ने पर 10 आएगा। तो 8 और 2 की जगह पे 1 1 और बाकी जगह पे 0 0। तो इसका बाइनरी क्या हो गया? 1 0 1 0 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ उठा के लिख दीजिए, 0 1 0 1 और 1 0 1 0। दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बनेगा सही जवाब। समझ में आया? क्लियर है? बस एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर हमने 1 से लेकर 8 ही क्यों लिया, है ना, यही कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है हेक्साडेसिमल की, और 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 के, और हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो यहां पर पेयर किसके बनेंगे? 4 4 के सेट आपके बनेंगे, है ना। यहां भी किसका बनेगा? 4 4 का सेट बनेगा, और 4 का सेट का मतलब 1 2 4 8। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? आपने IPv4 एड्रेस तो पढ़ा है। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का, मैक एड्रेस 48 बिट का। लेकिन ईथरनेट एड्रेस क्या होता है? वेरी गुड, ईथरनेट एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं। तो यानी ईथरनेट एड्रेस पूछें या मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर होगा 48 बिट। क्या 48 बिट गिवन है? जी हां, ऑप्शन 2 इज द राइट वन, है ना, ये बन जाएगा। तो बस आपको सिनोनिम भी पता होने चाहिए कि फिजिकल एड्रेस कहें, मैक एड्रेस कहें, ईथरनेट एड्रेस कहें, NIC कार्ड पर लिखा गया एड्रेस बोलें, या बर्न्ड इन एड्रेस जिसको जलाया जाता है NIC कार्ड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस। यस, 48 बिट। Insert caption, cross reference, citation and bibliography options are visible under which tab in MS Word 2024? MS Word 2024 में किस टैब के अंतर्गत इंसर्ट कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस, उद्धरण और ग्रंथ सूची विकल्प दिखाई देते हैं? अगर आपने टैब को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको MS वर्ड में रेफरेंस टैब में दिखाई देते हैं। क्या होगा? रेफरेंस। रेफरेंस टैब जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसमें आपको इंसर्ट सिटेशन, मैनेज सोर्सेज, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्रॉस रेफरेंस, कैप्शंस, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यस। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर एचटीटीपी कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एचटीटीपी कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? अब ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी के लिए यूज होती है एचटीटीपी में? एसएसएल, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, जो पहले यूज होती थी, जिसको अपडेट करके टीएलएस कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो आंसर आपका एसएसएल भी हो सकता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, और टीएलएस भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एसएसएल तो गिवन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टीएलएस हो जाएगा। आप जानते हैं कि एचटीटीपी को सिक्योर करने के लिए एचटीटीपीएस का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और एचटीटीपीएस कैसी होती है? कोई भी वेबसाइट, हमें उसका सर्टिफिकेट लेना होता है एचटीटीपीएस का, जहां हमें वेब डोमेन को यह बताना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व है, जहां हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है, दैट इज कॉल्ड एसएसएल सर्टिफिकेट या टीएलएस सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज डैश एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी कैसी एक्सेस मेमोरी है? वेरी इंपॉर्टेंट वन। सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, शॉर्ट एक्सेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आप जानते हैं कि कैशे मेमोरी जो है वो सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि पहले नंबर की फास्टेस्ट रजिस्टर है और उसके बाद कैशे होगा। कैशे मेमोरी किसकी मदद से बनाई जाती है? स्टैटिक रैम की मदद से। एस रैम की मदद से हम लोग स्टैटिक कैशे मेमोरी बनाते हैं। तो इसका मतलब कैशे मेमोरी क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही एक टाइप है? जी हां, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि रैम दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। फिर डायनेमिक रैम आपकी फर्दर क्लासीफाई है एसडी रैम में, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम में। जहां स्टैटिक रैम का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कैशे मेमोरी बनाने के लिए। और डायनेमिक रैम का यूज करते हैं मोबाइल फोन्स या लैपटॉप के केस में। याद आ गया? वेरी गुड। डैश प्रोटोकॉल अलाउज यू टू ट्रांसफर फाइल्स एंड ऑल्सो एड अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द प्रोसेस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आपको फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं और प्रक्रिया में सुरक्षा की एक परत भी जोड़ती है? बताइए क्या होगा? सिक्योरिटी की जब भी हम लोग बात करेंगे, ऐड सिक्योरिटी, लेकिन यहां पर एक बात और लिखिए, ट्रांसफर दी फाइल्स। फाइल ट्रांसफर का मतलब होता है अपलोडिंग या डाउनलोडिंग। और ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मदद कर रही है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जब सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा एसएफटीपी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो फाइल्स को ट्रांसफर करती है, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करती है, तो आंसर एफटीपी हो जाता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अगर ट्रांसफर फाइल्स के साथ साथ सिक्योरिटी की बात भी हो रही है तो आंसर क्या होगा? एसएफटीपी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस, वेरी गुड। देयर आर टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट इन एमएस पावर पॉइंट 2024। बताइएगा, एमएस पावर पॉइंट 2024 में कुल कितनी स्लाइड लेआउट है? अगर आपने एमएस पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल स्लाइड लेआउट 9 होती है। कितनी? 9। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करिए, होम पर जाइए और वहां पर आपको एक लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर ऑफिस की 9 थीम्स दिखाई देंगी। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन या पिक्चर विद कैप्शन। तो क्या पूछ रहा था? देयर आर टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट। कितने लेआउट होते हैं स्लाइड्स के एमएस पावर पॉइंट में? तो आंसर है 9। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? टाइटल। पहली स्लाइड जो आपकी ओपन होती है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? टाइटल। क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल के नाम से प्लेस होल्डर भी गिवन होते हैं 2। तो अगर पूछें कि एमएस पावर पॉइंट में कितने बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर हैं तो आंसर है 2 प्लेस होल्डर हैं।
क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल के नाम से। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2021 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है और फॉन्ट का साइज क्या है। अब लेटेस्ट वाले वर्जन 2024 में फॉन्ट का नाम क्या हो चुका है बताइए। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो एप्टॉस है ना, नाम आप प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था हमने, दैट इज एप्टॉस। लेकिन 2021 की अगर बात करें तो दैट इज कैलिबरी 11 पॉइंट के साथ में। तो 2021 में अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, कैलिबरी विद दी 11 पॉइंट। लेकिन और पुराने वाले पूछे जाए 2007 से नीचे वाले वर्जन, तो आंसर होगा टाइम्स न्यू रोमन विद 10 पॉइंट। यस। नेक्स्ट, starting letter of a column is A, what would be the end letter in MS Excel 365? कॉलम का अगर प्रारंभिक अक्षर A है तो MS Excel 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा, XFD। अगर 365 वाले वर्जन की बात करें या लेटेस्ट वाले जितने भी वर्जन हैं उनकी बात करें तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग किससे होती है, A से, और सबसे लास्ट वाली जो आपकी सेल होगी वो क्या है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या है, XFD। यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्कबुक व्यूज आर गिवन अंडर MS Excel 2024 इन व्यू टैब। MS Excel 2024 के अंतर्गत व्यू टैब में कितनी वर्कबुक व्यू दिए गए हैं। व्यूज की बात हो रही है, कितने व्यूज अवेलेबल हैं, किसमें, एक्सेल में। वर्कबुक कहें या एक्सेल कहें बात तो एक ही है। आंसर है 4 व्यूज। एक्सेल में जो व्यूज की आपकी संख्या है वो 4 है। कौन कौन सी, नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। एक्सेल शीट ओपन करिए, व्यूज में जाइए और वहां आपको ये 4 तरीके के व्यूज देखने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, पेज ब्रेक भी आप कर सकते हैं, पेज लेआउट भी कर सकते हैं और व्यूज में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, What computers were the SCSI port used for? SCSI पोर्ट का उपयोग किस कंप्यूटर के लिए किया जाता है। SCSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और SCSI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एप्पल कंप्यूटर्स में। तो आंसर होगा एप्पल कंप्यूटर्स। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्पल्स में किस पोर्ट का यूज करते हैं, तो आंसर होगा SCSI पोर्ट। और SCSI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इसमें पहला S क्या है, इसमें दूसरा S क्या है, इसमें I क्या है, तो आंसर होगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस एज कंपाइल्ड यूजिंग पिक्सल और टिनी डॉट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल या छोटे डॉट्स का उपयोग करके संकलित छवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिक्सल्स वो होती हैं जब आप उनको जूम करते हैं ना तो वो पिक्सेलरेट हो जाती हैं, यानी वो इमेजेस आपकी फट जाती हैं, देखने में काफी ब्लर लगती हैं, और ऐसी इमेजेस को बोलते हैं रास्टर इमेजेस। जो इमेजेस या सेल्फी हम लोग लेते हैं है ना, कई बार आप उसको जूम करके देखिए क्या होगा, वो पिक्सेलरेट हो जाएंगी है ना, वो कुछ फटी फटी सी, कुछ ब्लर सी दिखेंगी। तो ऐसी इमेजेस जिसमें पिक्सल्स का यूज होता है, टिनी डॉट्स का यूज होता है, तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, रास्टर इमेजेस, या इसको कई बार बिटमैप इमेजेस भी बोलते हैं। कैप्चर्ड यूजिंग, इनको हम कैप्चर करते हैं कैमरा की मदद से, स्कैनर्स की मदद से। एग्जाम्पल होगा इसका BMP, टिफ, GIF इमेजेस या JPEG इमेजेस। दीज आर कॉल्ड रास्टर इमेजेस। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप लाइक लाइन, सर्किल और कर्व। ऐसी कौन सी इमेजेस हैं जिसमें पिक्सल का यूज नहीं होता, जिसमें लाइंस का यूज होता है, जिसमें सर्किल का यूज होता है, जिसमें कर्व का यूज होता है, मैथमेटिकल चीजों का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस दोस्तों वो इमेजेस होती हैं जो कंपनी के लोगोज में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको आप जितना भी जूम कर लीजिए उसमें पिक्सल है ही नहीं, तो वो इमेजेस ब्लर भी नहीं होंगी, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर इमेजेस मेड अप ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। और एग्जाम्पल इसके क्या हैं, PICT,
EPS, WMF इमेजेस, दीज आर कॉल्ड आपकी वेक्टर इमेजेस। कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से इन इमेजेस को हम लोग बनाते हैं। Which feature starts a new line whenever a word or sentence reach a border? जब कोई भी शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी सुविधा एक नई लाइन शुरू कर देती है? हम लोग अक्सर देखते हैं नोटपैड में, MS वर्ड में, जब भी हम लिखते हैं तो जो हमारा आखिरी वाला वर्ड है वो अगली लाइन पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। किस फीचर की मदद से? टेक्स्ट रैपिंग फीचर की मदद से। दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग, जहां न्यू लाइन में हमारा वर्ड या सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जब वो बॉर्डर पर पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। टाइटल बार इन MS एक्सेल डिस्प्लेज नेम ऑफ दी। MS एक्सेल में टाइटल बार डैश का नाम प्रदर्शित करता है, वर्कशीट, वर्कबुक, फॉर्मूला शीट या ऑल ऑफ दीज। एक्सेल शीट को वर्कबुक भी बोलते हैं और आप जानते हैं कि वर्कबुक में ही एक्सेल का जो नाम होता है, एक्सेल शीट का जो नाम है वो अवेलेबल होगा। तो एक्सेल में टाइटल बार में जो अवेलेबल होगा दैट इज ओवर दी वर्कबुक, क्योंकि एक्सेल शीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। और बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है? बुक वन, है ना। ये भी आप जानते हैं किस नाम से सेव होगा अगर आप कोई फाइल का नाम नहीं देंगे, दैट इज बुक वन। व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल? अब देखो, हमने प्रीवियस सेशन में आपको यह बात बताई थी और कहा था कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो बातें आपको बताई थी। सक्रिय सेल की सामग्री क्या प्रदर्शित करती है? अगर एक्टिव सेल का कंटेंट पूछा जाएगा तो आंसर होगा फॉर्मूला बार। एक्टिव सेल का मतलब वो सेल जिस पर आपने क्लिक किया है वो एक्टिव हो गई। अब उसका जो कंटेंट है वो कहां पर शो होगा? फॉर्मूला बार में, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। F2 की मदद से आप सेल को एडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आता है कई बार कि सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है, फंक्शन की क्या है, तो आंसर होगा F2। तो फॉर्मूला बार हो जाएगा कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल के लिए। लेकिन अगर कंटेंट की जगह पर एड्रेस गिवन हो कि व्हाट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, जिसकी बात हमने प्रीवियस वाले सेशन में की थी, सक्रिय सेल का पता क्या प्रदर्शित करता है, तो एड्रेस आएगा तो आंसर नेम बॉक्स हो जाएगा। याद आया? एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल जहां पर शो होगा वो नेम बॉक्स है और कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल जहां पर शो होगा वो फॉर्मूला बार है। याद रखिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है और कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर फॉर्मूला बार लगाएं, है ना, या फिर नेम बॉक्स लगाएं। तो कंटेंट फॉर्मूला बार और एड्रेस नेम बॉक्स। अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे? वेरी गुड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? एक्सेल 2016, एक्सेल 2017, एक्सेल 2021, एक्सेल 365, एक्सेल 2024, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ वादा करिए कि सर जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, है ना, और आप कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर में 35+ क्वेश्चन तो सही करेंगे ही करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो और 40 में से 40 क्वेश्चन सही करें। तो ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने वाले हैं इस बार? एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। साथ ही साथ अगर बेसिक्स आपकी वीक हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। IBPS, RRB स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, क्लर्क लेवल सबके लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है यहाँ पर उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो नया देखने को मिल जाए और हमने पहले कभी ना देखा हो, है ना। ऐसा होगा नहीं। बढ़िया से रिवीजन करेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।